हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुशैब एंड यू आर वाचिंग MLT स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसाइथीमिया के बारे में। व्हाट इज़ पॉलीसाइथीमिया एंड व्हाट इज़ क्लासिकल पॉलीसाइथीमिया वेरा एंड व्हाट इज़ प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया वेरा, व्हाट इज़ सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया एंड व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। तो आज हम इन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और सभी पॉलीसाइथीमिया के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में बहुत सारे सवालों के हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि आज के ज़माने में RBCs के बढ़ने को एरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। तो एक डाउट सबके दिमाग में ये आता है कि पॉलीसाइथीमिया फिर किसे कहा जाता है। तो अब ये सारे हमारे डाउट्स जो है इस वीडियो में हमारे क्लियर होने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा। A French physician Louis Henri Becquez in 1892 first described the blood disorder that called polycythemia vera because Louis Henri Becquez was seen high RBCs count of a patient due to high production of RBCs. Polycythemia vera is also known as Osler disease because a physician that named William Osler Becquez who was seen the disease in 40-year-old man. तो एक फ्रेंच फिजिशियन लुइस हेनरी वेक्वेज ने 1892 में सबसे पहले एक मरीज़ के जिसके अंदर RBCs की संख्या ज़्यादा देखी और उसकी जो RBCs के बढ़ने की जो वजह थी वो वजह थी RBCs का जिस्म में ज़्यादा बनना। तो इस बिना पर इसे लुइस हेनरी वेक्वेज ने पॉलीसाइथीमिया वेरा नाम दिया। और पॉलीसाइथीमिया वेरा इज़ ऑल्सो नोन एज ऑसलर एज डिजीज़। इसे ऑसलर एज डिजीज़ भी कहा जाता है क्योंकि कुछ टाइम के बाद एक और पेशेंट जिसकी एज 40 ईयर थी, यानी कि 40 साल का एक आदमी था जिसके अंदर यही बीमारी विलियम ऑसलर वेक्वेज द्वारा देखी गई थी। तो इस बिना पर इसे ऑसलर एज डिजीज़ भी कहा जाता है। तो अब ये तो चीज़ क्लियर होगी कि इसका नाम पॉलीसाइथीमिया वेरा कैसे पड़ा। अब देखते हैं। तो आफ्टर सम टाइम व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल द इंक्रीज इन HCT, hemoglobin, RBCs, WBCs, platelets, all three cell lines, it is called classical polycythemia vera। कुछ वक्त के बाद जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो टेक्नोलॉजी के डेवलप होने की वजह से पॉलीसाइथीमिया पेशेंट्स के अंदर फिर बाद में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई कि उनके जो ब्लड में सिर्फ RBCs की संख्या बढ़ी हुई नहीं थी, बल्कि हीमोग्लोबिन, WBC एंड प्लेटलेट्स की एंड HCT, इन सारी चीज़ों की भी रेंज बढ़ी हुई थी। तो इसके बिना पर इसे क्लासिकल पॉलीसाइथीमिया वेरा नाम दिया गया। एंड लेटर वन थिंग इज़ फाउंड मोस्ट कॉमन इन केसेस ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा दैट अर्ली स्टेज ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा ओनली राइज्ड HCT इज सीन। कुछ समय के बाद पॉलीसाइथीमिया वेरा के पेशेंट्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन चीज़ एक ये देखी गई कि जो पॉलीसाइथीमिया वेरा बीमारी के जो मरीज़ थे, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन ये देखी गई थी कि उनके जो शुरुआती दौर होता था तो उसमें HCT बढ़ा हुआ आता था। HCT बढ़ा हुआ आना एक तरीके से पॉलीसाइथीमिया वेरा होने का एक साइन हो सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि अगर HCT आपका किसी भी पेशेंट का अगर HCT बढ़ा हुआ है तो उसे आने वाले कुछ टाइम में पॉलीसाइथीमिया वेरा हो जाए, क्योंकि HCT के बढ़ने की भी बहुत सारी वजह हैं। HCT सिर्फ पॉलीसाइथीमिया वेरा की होने की बिना पर ही नहीं बढ़ता, बल्कि और भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से HCT बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया वेरा। एक्सक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBCs इज़ अकर। RBCs का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना, RBCs का बहुत ज़्यादा बनना ड्यू टू एबनॉर्मल बोन मैरो, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। बोन मैरो में कमी आने की वजह से RBCs ज़्यादा बनने लगती हैं, जिसकी बिना पर इसे प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। अब देखते हैं
What is secondary polycythemia? Erythropoietin is a hormone that is secreted by kidney and it is regulate RBC's production. So due to more secretion of erythropoietin, the production of RBC's production is increased and the level of RBC is reached to 6 to 8 and essentially 9 million erythrocytes may occur per cubic milliliter of blood. Normal range 4.1 to 5.1 millions per cubic milliliter. It is called secondary polycythemia and also known as physiological polycythemia. एरिथ्रोपोइटिन जो है एक हार्मोन है जो कि हमारी किडनी के अंदर बनता है और किडनी द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो एरिथ्रोपोइटिन का जो काम है वो हमारे आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है, आरबीसीज के प्रोडक्शन को रेगुलेट करना एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। अगर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है हमारी किडनीज द्वारा, तो इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर आरबीसीज का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। और अगर एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन हमारी किडनीज द्वारा बहुत कम होता है तो इसके बिना पर हमारे आरबीसीज का प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। तो एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होने की वजह से हमारी जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज की जो नॉर्मल रेंज है वो 4.1 टू 5.1 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीलीटर है, पर बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनने की वजह से इसकी जो रेंज है वो 6 टू 8 यानी कि 6 से 8 या 9 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीलीटर तक पहुंच जाती है। तो एरिथ्रोपोइटिन बढ़ने की वजह से जो अनीमिया होता है उसे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। इसे फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया भी कहा जाता है।